बायोस्टैटिस्टिक्स। तो आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स ये टर्म बना है दो वर्ड से। बायो का मतलब है ऑफ लाइफ और लिविंग मतलब कोई जीव या जिंदा चीज। स्टैटिस्टिक्स a branch of mathematics dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of measurements। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स को संख्यिकी। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं मानो कोई डेटा है उसको कलेक्ट करना, फिर उसे एनालाइज करना और फिर उसको इंटरप्रीट करना कोई किसी पुराने डेटा से, और फिर उसको सही और सिंपल तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना, तो वो है स्टैटिस्टिक्स। So in total, biostatistics means when we use the statistical tools on the biological problems and derive some results about it। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करना और फिर उसका कुछ रिजल्ट निकालना। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में हमको एक पॉपुलेशन पढ़ना होता है। तो पॉपुलेशन को मान लीजिए ये हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ सम आइटम्स या किसी साल की कोई रिपोर्ट, मतलब कुछ भी जिसकी स्टडी हमें करनी है। अब वो पॉपुलेशन के मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल मान लीजिए कि ये पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, तो 1000 लोगों में से हमने कोई 100 लोग को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो वो 100 लोग हो जाएंगे हमारे सैंपल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हम सैंपल की स्टडी करेंगे। ठीक है, the idea of sampling is to study a portion or subset of the larger population and study that portion, that is the sample, to gain the information about the population। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, उसमें से हमने रैंडमली कोई 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया और उन 100 लोगों को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 100 लोग क्या है, सैंपल हो जाएंगे। 1000 था हमारा पॉपुलेशन और 100 हो गया हमारा सैंपल, और उन 100 जो हमारे सैंपल है उनको हम स्टडी करेंगे, और उसको स्टडी करने के बाद जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम 1000 जो पॉपुलेशन है उसका हम आइडिया निकालते हैं। तो ये होता है हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स में सिंपली हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं और सैंपल को स्टडी करके हम पॉपुलेशन का एक अंदाजा, एक एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसको और अच्छे से जानने के लिए एक एग्जाम्पल की यूज करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम बायोस्टैटिस्टिक्स के और भी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज को भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या देख सकते हैं स्क्रीन पे, गुलाब जामुन है ये, तो समझे कि ये है 100 गुलाब जामुन। तो क्या होता है, एक बावर्ची होता है, कुक, पकाने वाला बावर्ची। तो बावर्ची ने 100 गुलाब जामुन बनाए। अब बनाने के बाद कस्टमर को बेचने से पहले उस बावर्ची को चेक करना है कि गुलाब जामुन कैसे बने। तो बावर्ची क्या करेगा, उसने 2 गुलाब जामुन को टेस्ट किया। अब आप बताएं कि इस एग्जाम्पल में पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। यस, पॉपुलेशन होगा हमारा 100 गुलाब जामुन और सैंपल होंगे हमारे जामुन। ठीक है, तो 2 जामुन जो टेस्ट किए वो थे हमारे सैंपल। जैसे कि हम भी कहीं मार्केट में गए कोई मिठाई की दुकान में, या तो फिर जब जामुन या अंगूर हम लोग खरीदने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि 2 अंगूर हम लोग टेस्ट करते हैं, 2 या 3 अंगूर हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर वो मीठे रहे तो हम बोलते हैं कि 1 किलो या 2 किलो पैक कर दें। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हम लोग जो टेस्ट करते हैं, जो सैंपल हम लोग टेस्ट करते हैं, उससे हमको पूरे जो स्टॉक है उसका हमको अंदाजा मिलता है, एक एस्टिमेट मिलता है कि सब अच्छे ही होंगे। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, इस बावर्ची को एक्चुअली जो 2 जामुन उसने टेस्ट किए उसको क्या चेक करना है। यस, उसको चेक करना है गुलाब जामुन की सॉफ्टनेस और स्वीटनेस, कि वो नर्म है या नहीं, वो मीठे हैं या नहीं। मतलब कभी कभी गुलाब जामुन पत्थर की तरह बन जाते हैं, तो वैसा रहे तो फिर वो तो लाइक बेच नहीं सकेगा। तो उसको चेक करना है कि वो सॉफ्ट है या नहीं, या सॉफ्ट है या स्वीट है, वो उसको चेक करना है।
तो ये सॉफ्टनेस और स्वीटनेस क्या हो गई, ये होगी पैरामीटर, ठीक है। ये एक तीसरा टर्म है जो आपको पता लग जाएगा। पैरामीटर मतलब उसका क्या है, जो वो सैंपल टेस्ट कर रहा है तो उसको एक्चुअली क्या मालूम करना है कि जामुन सॉफ्ट है या स्वीट है, ये उसको मालूम करना है, तो ये हो जाएगा उसका पैरामीटर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि ये गुलाब जामुन सॉफ्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, स्वीट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, तो ये इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, जो पैरामीटर है, तो मतलब जो पैरामीटर की कोई भी वेरिएबिलिटी हो सकती है। पैरामीटर क्या था, सॉफ्टनेस और स्वीटनेस, तो सॉफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्वीट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये उसकी वेरिएबिलिटी है। तो एक नया टर्म आ गया आपके सामने, वेरिएबल्स। Variables are the measurements, the values which are characteristic of the data collected in experiments. तो जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका डेटा कलेक्ट होता है, तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। These are the data that will usually be displayed, analyzed and interpreted in a research report or publication. तो ये डेटा जो उसे हम एनालाइज और इंटरप्रेट करके रिसर्च पेपर में पब्लिश करते हैं। मतलब अब ये गुलाब जामुन के बजाय हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि समझे कि आप कोई एंटी डायबिटिक ड्रग पर रिसर्च कर रहे हो, तो हम क्या चेक करेंगे कि वो ड्रग देने से पहले क्या था ब्लड शुगर लेवल, और ड्रग देने के बाद ब्लड शुगर लेवल क्या था। तो वो जो ब्लड शुगर लेवल है वो है हमारा वेरिएबल। फिर उस वेरिएबल को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड ड्रग से, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब कुछ भी, ब्लड शुगर लेवल पहले ड्रग देने से पहले ज्यादा था, फिर ड्रग देने के बाद कम भी हो सकता है, तो रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पैरामीटर क्या है यहाँ पे, ब्लड शुगर पैरामीटर है, और वेरिएबल मतलब जो भी हमको रिजल्ट आए वो होगा वेरिएबल। इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स these observations are more correctly known as random variables. तो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में जो भी ब्लड शुगर की रीडिंग आती है उसे मोर करेक्टली हम रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। रैंडम वेरिएबल्स टेक ऑन वैल्यूज और नंबर्स अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रैंडम वेरिएबल मतलब ये कुछ भी वैल्यू या कोई भी रीडिंग हो सकती है, और ये जो वेरिएबल है ये हमेशा डिफरेंट वैल्यू देता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मानो आप किसी का ब्लड शुगर चेक कर रहे हो, ठीक है, आपने अभी ब्लड शुगर चेक किया तो एक रीडिंग आपको आ गई, 5 मिनट में फिर से ब्लड शुगर चेक किए तो कुछ अलग ही रीडिंग आएगी, मतलब ऑलमोस्ट प्लस और माइनस 2-3 होंगे, लेकिन रिप्रोड्यूसिबल एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जब भी आप केमिस्ट्री लैब में नो वेइंग मशीन यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं 0.5640 है, तो आप लिखते हैं, उसके बाद फिर से आप वो प्रोडक्ट निकाल के फिर से वो प्रोडक्ट डिजिटल वेइंग मशीन में डाल दिए तो क्या आएगी 0.5639। मतलब ये रीडिंग जो वेरिएबल है ये कभी भी रिप्रोड्यूसिबल नहीं होती, हमेशा अलग ही वैल्यू इसकी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम गुलाब जामुन पर आते हैं और कुछ ये जो टर्मिनोलॉजीज है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन क्या हुआ, यस पॉपुलेशन कितनी थी गुलाब जामुन की, 100 गुलाब जामुन। सैंपल क्या है हमारा यहाँ पर, 2 गुलाब जामुन। पैरामीटर क्या है हमारा यहाँ पर, क्या हमको जानना है, सॉफ्टनेस एंड स्वीटनेस, जो हमको जानना है, क्या जानना है वो होगा हमारा पैरामीटर। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, सॉफ्टनेस एंड स्वीटनेस ऑफ 2 गुलाब जामुन, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ सैंपल को टेस्ट करेंगे, ठीक है। सैंपल को हम लोग नो मुआयना क्या बोलते हैं हम, उसको एक्सपेरिमेंट हम करेंगे सैंपल के ऊपर, ठीक है, और सैंपल का जो रिजल्ट आएगा उससे हम पॉपुलेशन को जज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सॉफ्टनेस एंड स्वीटनेस, मतलब वो जामुन सॉफ्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डेटा, अब डेटा क्या है, डेटा होगा उस बावर्ची के पास में भी, क्योंकि उसने ही 2 गुलाब जामुन टेस्ट किए तो उससे ही पता है कि गुलाब जामुन सॉफ्ट है या स्वीट है, या सॉफ्ट नहीं है और स्वीट नहीं है, मतलब वो उसके पास है रिजल्ट। लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि वो दोनों सॉफ्ट और स्वीट होंगे, क्योंकि उसी मतलब ऑब्वियसली सॉफ्ट और स्वीट ही होंगे, तभी तो उस बावर्ची ने एक के बजाय 2 गुलाब जामुन टेस्ट कर लिए, है क्या नहीं। तो ऐसी तरह हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं।
We want to know the average amount of money spent on people aging 60 years old and above on medicines each year by families at Bangalore. We randomly survey 100 families with old age people aging 60 years and above in a society. 3 of them had 60,000, 75,000 and 95,000 rupees. Okay. अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमको क्या जानना है कि बेंगलोर में जो फैमिलीज में 60 इयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के अगर जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, उनके मेडिसिन के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, ये हमको जानना है. ये हमारी पॉपुलेशन है. तो हमारी पॉपुलेशन क्या है? बेंगलोर सिटी के वो फैमिलीज जहाँ पर 60 इयर्स और या उससे ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, ये हमारी पॉपुलेशन है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसमें ना सैम्पल भी दिया हुआ है. तो हम लोग क्या किया है, एक सोसाइटी में 100 फैमिलीज को सर्वे किया है. तो वो 100 फैमिलीज कौन सी फैमिलीज है? ये वो फैमिलीज है जहाँ पर 60 इयर्स या उससे ज़्यादा एज के बूढ़े लोग रहते हैं. और हमारे पास 3 फैमिलीज का डेटा है जो है 60,000, 75,000 एंड 95,000. ठीक है. तो हमारे को क्या जानना है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है मेडिसिन में 60 इयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में जो बेंगलोर सिटी में रहता है. ये हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है. ठीक है. तो हमारा पॉपुलेशन क्या है? ऑल द फैमिलीज इन बेंगलोर विद ओल्ड एज पीपल ऑफ एज 60 ईयर्स एंड अबव. ठीक है. ये हमारी पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन क्या है? बेंगलोर के उन फैमिलीज जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं. बूढ़े मतलब 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा, सीनियर सिटीजन बोल लीजिए. नेक्स्ट हमारी सैम्पल क्या है? हमारी सैम्पल है एक सोसाइटी की 100 फैमिलीज जहाँ पर 60 साल के ऊपर के लोग रहते हैं. पैरामीटर क्या है हमारा कि कितना पैसा खर्च हो रहा है मेडिसिन में 60 साल के ऊपर के फैमिली के लोगों में, मतलब 60 साल की उम्र से ज़्यादा बूढ़े लोगों में जो बेंगलोर में रहते हैं. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स क्या होगा हमारा? जो सैंपल को है. ठीक है. मतलब जो 100 फैमिलीज को हमने सर्वे किया है तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा. वेरिएबल क्या होगा कि कितना पैसा खर्च हुआ है मेडिसिन पे. और यहाँ पर डेटा क्या है? यहाँ पर डेटा हमारे पास 3 फैमिलीज का डेटा है, 60,000, 75,000 एंड 95,000. दैट्स इट. एक और एग्जांपल लेते हैं. We want to know the reading skills of 10-year kids of Delhi. We randomly surveyed 2 schools. 2 kids had very good and 1 had average reading skill. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको दिल्ली में 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका रीडिंग स्किल जानना है, मतलब कितने अच्छे से वो पढ़ते हैं वो हमको जानना है. तो हमने कितने सर्वे किया है? हम लोग ने 2 स्कूलों का सर्वे किया है. मतलब 2 स्कूलों में हमने जाकर चेक किया है कि 10 साल के जो उम्र के जो बच्चे हैं वो कैसा पढ़ पाते हैं. और यहाँ पर डेटा में हमको 3 बच्चों का डेटा दिया गया है. 2 बच्चे का बहुत अच्छा है रीडिंग स्किल और एक लड़के का या एक 10 साल के बच्चे का एवरेज रीडिंग स्किल है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन क्या हो सकती है? आप बोलिए. पॉपुलेशन होगी दिल्ली में रहने वाले सारे 10 साल के बच्चे होगी हमारे पॉपुलेशन. और यहाँ पर सैंपल क्या होगा? सैंपल होगा जो हमने सर्वे किया है 2 स्कूलों का. 2 स्कूलों का जो सर्वे किया है वहाँ पर जो 10 साल के बच्चे हैं तो हमको उनकी रीडिंग स्किल कैसी लगी वो हमारा सैंपल होगा. लेकिन क्या ये सैंपल रेलिवेंट है? क्योंकि पॉपुलेशन में हमने क्या बोला है? पॉपुलेशन में सारे दिल्ली के सारे 10 साल के बच्चे दिल्ली के, वो हमारा पॉपुलेशन. और सैंपल में हमने क्या किया है? 2 स्कूल को सेलेक्ट किया है, मतलब 2 स्कूल को सेलेक्ट किया है और उन स्कूल के बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है. तो ये रेलिवेंट नहीं होगा सैंपल, क्योंकि दिल्ली में बड़ा शहर है और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो 10 साल के बच्चे वो स्कूल जाते हो. मतलब कुछ बच्चे नहीं जा पाते. ठीक है. कुछ अनलकी बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, जो चाइल्ड लेबर या जिसके घर में पैसे ना हो तो वो लोग स्कूल नहीं जा सकते. तो ये हमारा पॉपुलेशन रेलिवेंट नहीं होगा सैंपल से. तो हमको पॉपुलेशन क्या सेलेक्ट करना चाहिए? 10 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हो दिल्ली में. ठीक है. 10 years old स्कूल गोइंग किड्स ऑफ दिल्ली, ये हमारा पॉपुलेशन होना चाहिए. तो हमारा जो सैंपल है 10 years old kids from 2 स्कूल, तो ये सैंपल हमारा रेलिवेंट होगा. तो अगर ये सैंपल लिया तो हम लोग सारे के जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं.
क्योंकि अगर पॉपुलेशन में सारे के सारे 10 साल के बच्चे ले लिए दिल्ली के, तो कुछ बच्चे जाते हैं स्कूल में, कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा हमारे सैंपल से, ठीक है। तो अगर हमने पॉपुलेशन ये ऐसे सेलेक्ट किया कि सारे के सारे 10 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, तो वो सैंपल से रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, रीडिंग स्किल ऑफ 10 years ओल्ड स्कूल गोइंग किड्स ऑफ दिल्ली। स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, हमारा सैंपल का जो हमने सर्वे किया, मतलब रीडिंग स्किल ऑफ द सैंपल, रीडिंग स्किल ऑफ द 10-year-old किड्स फ्रॉम 2 schools, दैट विल बी आवर स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल क्या है, रीडिंग स्किल, मतलब कुछ बच्चों की अच्छी होगी, कुछ बच्चों की एवरेज होगी, कुछ बच्चों की खराब होगी, कुछ बच्चों को हमारा पढ़ना ही नहीं आता होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और हमारे पास डेटा क्या है, 3 बच्चों का हमारे पास डेटा है, मतलब 2 किड्स हैड वेरी गुड एंड 1 वेरी मतलब एवरेज रीडिंग स्किल, ठीक है। तो ये ऐसे ये सारे हैं मतलब टर्मिनोलॉजीज जो हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स में आते रहेंगे। नेक्स्ट हमको जानना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन मॉडर्न मेडिसिन, मतलब हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, फार्मेसी में बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आखिर क्यों माथापच्ची कर रहे हैं, हम क्यों बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो देखेंगे हम। नाउ सभी ने सुना है कि अमेरिका में ज्यादातर लोग हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मरते हैं। हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अमेरिका। लेकिन ये बात हम किस बेसिस पर करते हैं, इस फैक्ट को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। तो ये बात है 1948 की, जब हार्ट डिजीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तब एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी का नाम है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। तो इस स्टडी में फ्रेमिंगम में रहने वाले 5209 लोगों को मतलब स्टडी किया गया था। तो ये जो 5209 लोग हैं, इन लोगों को कोई हार्ट डिजीज या उसका कोई सिम्टम या कोई स्ट्रोक या हार्ट अटैक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये 5209 लोग जो हैं, ये एग्री हो गए फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के रिसर्चर्स को हेल्प करने, ताकि हम जान सकें कि हार्ट डिजीज से डेथ कैसी होती है। और ये स्टडी एक लैंडमार्क निकली। इस स्टडी से पता चला कि हार्ट अटैक किसी एक वजह से नहीं होती, उसमें बहुत से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और उन सारे रिस्क फैक्टर्स को कंबाइन करके एस्टिमेशन कर सकते हैं कि किसी को हार्ट अटैक कैसे होगा या किसके हार्ट अटैक का रिस्क है, ठीक है। तो हमारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, जो आज भी चालू है, ठीक है। तो आज हमें हार्ट डिजीज होने का मेजर रिस्क फैक्टर पता है, और ये सारे रिस्क फैक्टर जानने के लिए रिसर्चर्स ने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स फॉलो किए हैं, मतलब बायोस्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन किया है। नेक्स्ट हम जानेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज एपिडेमियोलॉजी में। तो जब हम सुनते हैं कि यूएस में 8 में से 1 महिला को अपनी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैमिली हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, तो हम ऐसा स्टेटमेंट किस बेसिस पर बोल सकते हैं, राइट। बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स एपिडेमियोलॉजी में एक्सटेंसिवली यूज होता है। इवन क्लिनिकल रिसर्च में भी बायोस्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस एंड रोल होता है। तो एक बंदा है चार्ल्स मैक्यूलम, जो प्रोफेसर और हेड ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का था, जो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिकल स्टडी हो, वो स्टार्ट टू एंड बायोस्टैटिक्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि बायोस्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं, ये लोग रिसर्चर को रिसर्च स्टडी डिजाइन करके देते हैं और बताते हैं कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना होगा और उसे कैसे एनालाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन करें। तो ये सब से आराम से रिसर्चर आर्टिकल लिख सकता है और उसके बल पर रिजल्ट एंड कंक्लूजन निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन कैंसर रिसर्च। सॉरी, तो 1950s से पहले क्या होता था, रिसर्च
मेडिकल रिसर्च ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होती है, मतलब जो भी क्लिनिकल ट्रायल होते थे पहले तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होते थे। लेकिन मिड 1950s के बाद क्या हुआ, एक बंदा आया पॉल मेयर, तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी, एक टेक्निक निकाली जिसको हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन हम यूज कर रहे हैं आजकल क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो रैंडमाइजेशन क्या होता है, समझे एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आप देख सकते हो ऊपर स्टडी पार्टिसिपेंट्स। तो स्टडी पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक होगा आपका कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होगा आपका ट्रीटमेंट ग्रुप। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रुप मतलब उसको प्लासिबो देंगे और दूसरे ग्रुप को हम कोई टेस्ट ड्रग देंगे। ठीक है, तो ऐसा देने के ऊपर क्या होगा, मतलब जान लीजिए कि आप कुछ मतलब आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं कुछ ऐसे ड्रग में जो जिससे हम कॉमन कोल्ड जुकाम जिसको बोलते हैं ना, सर्दी जुकाम, वो ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल ग्रुप को हम कोई दवाई नहीं देंगे, बस एक कोई विटामिन सप्लीमेंट देंगे, और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको हम टेस्ट ड्रग देंगे। टेस्ट ड्रग मतलब जिसके ऊपर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, कोई नया ड्रग जिसका रिसर्च हम कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम जान सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट अगर हो रहा है टेस्ट ड्रग से, तो वो एक्चुअली टेस्ट ड्रग से हो रहा है या कंट्रोल ग्रुप, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी अभी कंट्रोल ग्रुप को हम लोग कोई ड्रग नहीं देंगे, टेस्ट ड्रग कुछ भी नहीं देंगे, बस हम नॉर्मली उनको लाइक विटामिन सप्लीमेंट देंगे, और ट्रीटमेंट ग्रुप को हम ऐसा ड्रग देंगे जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो ट्रायल ड्रग है, जो मतलब जो डेवलपिंग ड्रग है, वो यूज कर सकते हैं हम लोग सर्दी जुकाम ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब सर्दी जुकाम को अब मान लीजिए अगर आपको सर्दी जुकाम है और आपने कोई भी ड्रग नहीं ली, कोई भी मेडिसिन नहीं दी, तो नेचुरली वो 5 दिन में जुकाम ठीक हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रुप के लोगों को भी सर्दी जुकाम है, ट्रीटमेंट ग्रुप वाले लोगों को भी सर्दी जुकाम है। तो अगर समझो कंट्रोल ग्रुप वाले जो लोग हैं उनका सर्दी जुकाम 5 दिन में कम हो गया, और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उनका भी सर्दी जुकाम 5 दिन में कम हो गया, तो इसका मतलब है कि जो डेवलपिंग ड्रग है वो उसका कुछ यूज नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ये रैंडमाइजेशन हम करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं लोगों का, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि रोल ओवर भी करते हैं। मतलब समझे कि ये ड्रग अभी सर्दी जुकाम वाला ड्रग नहीं, कोई मतलब समझे कि हार्ट डिजीज के लिए ड्रग यूज कर रहा है, या तो फिर नो हाइपरटेंशन का के ट्रीटमेंट के लिए कोई ड्रग डेवलप कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं। रैंडमाइजेशन मतलब ग्रुपिंग करते हैं कि एक ग्रुप को एक हफ्ते के लिए टेस्ट ड्रग दे दे, फिर उस ग्रुप को अगले हफ्ते स्टैंडर्ड ड्रग दे दे, फिर उसके अगले हफ्ते कंट्रोल में डाल दे। तो ऐसा रैंडमाइजेशन करना चाहिए जिससे हमको एग्जैक्ट ना ड्रग का रिजल्ट पता चल सके। नेक्स्ट हम जानेंगे रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन कैंसर रिसर्च। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल है न्यू ड्रग फाइंड आउट करने के लिए जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके। कैंसर का जो इलाज है उसकी जो थेरापी होती है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अगर आप कैंसर के पेशेंट हो और कोई भी एंटी कैंसर थेरेपी आप पर काम ना करे, तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे कि कोई ऐसी थेरेपी निकल आए कि मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ मतलब मेरा ट्रीटमेंट हो जाए। तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे, बायोस्टैटिस्टिशियन क्या करेंगे, एक ऐसी स्टडी को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि मतलब अभी जो क्लिनिकल रिसर्च हो रहा है उसके जो वॉलंटियर्स, उसके जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर के पेशेंट होंगे, और आज अब क्या करेंगे, उन कैंसर के पेशेंट को हम न्यू ड्रग देंगे, न्यू थेरापी देंगे, क्योंकि पुराने जो भी एंटी कैंसर ड्रग्स है उसके ऊपर वर्क कर ही नहीं रहे, तो हमको न्यू थेरापी के लिए न्यू ड्रग्स चाहिए। तो न्यू ड्रग्स से हम उनका ट्रायल करेंगे सीधा कैंसर के पेशेंट के ऊपर। तो बायोस्टैटिस्टिशियन कैसा डिज़ाइन करेंगे कि मतलब उसका डिज़ाइन इस तरीके से होना चाहिए कि पेशेंट को एक्सपोजर उस न्यू ड्रग से बहुत ही कम टाइम के लिए हो, क्योंकि कैंसर का जो थेरापी है, एंटी कैंसर जो ड्रग्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मानो कि टेस्ट ड्रग से पेशेंट ठीक होने लगे तो साइड इफेक्ट हम बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन अगर टेस्ट ड्रग से उस पेशेंट का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्यों फ्री में हम साइड इफेक्ट झेलें, बेटर उस ट्रायल ड्रग को एक्सपोजर बंद कर दें। ठीक है, तो स्टडी इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि पेशेंट को उस ट्रायल ड्रग का एक्सपोजर बहुत ही कम टाइम के लिए हो। तो अल्टीमेटली हमको पता करना है कि कौन सी थेरेपी वर्कआउट होती है और उसे यूज़ करें। अगर कोई थेरेपी वर्कआउट नहीं होती है तो उसे रिजेक्ट कर दें। तो बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स कुछ क्योर नहीं करेगा,
लेकिन अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैंसर का इलाज निकालना है या कोई अच्छी थेरेपी बनानी है, तो आपको क्या फाइंड करना है कि कुछ न्यू थेरेपी बना के क्या इससे पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो वो जानने के लिए जो स्टडी डिज़ाइन करेंगे वो बायोस्टैटिस्टिक्स से होती है, ठीक है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ स्टडी को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि हमको पता लग जाए कि हाँ, इस ड्रग से ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर समझो ट्रीटमेंट नहीं भी हो रहा है तो ऐसा कि वो जो कैंसर पेशेंट की सफरिंग ज़्यादा ना हो उस साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, तो इस तरीके से उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो बायोस्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।